हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंडिया एंड द वर्ल्ड। मेरा नाम है दिव्यम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज की नई से नई वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं ऑन द टॉपिक वर्ल्ड अफेयर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस की। ये क्राइसिस कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और कब तक रहने वाला है, इसकी पॉसिबिलिटी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ। ये वॉर तो स्टार्ट हुआ दो कंट्रीज के बीच में, लेकिन इसके वॉर के जो इफेक्ट थे या साइड इफेक्ट्स थे वो सिर्फ दो कंट्रीज के बॉर्डर के बीच में सीमित नहीं रहे, एंड द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। वॉर स्टार्ट होते ही सबसे पहला इफेक्ट जो हुआ वो हुआ कमोडिटी के प्राइसेस पर, जिसमें ऑयल है, गैस है और फूड ग्रेन्स हो गए। वॉर की वजह से एक अनसर्टन सिचुएशन वर्ल्ड में पैदा हुआ, और जब भी कहीं अनसर्टिनिटी है, जब भी कभी अनसर्टिनिटी वर्ल्ड में हुई है तो सबसे पहले उसका इफेक्ट ऑयल प्राइसेस पे हुआ है। ऑयल प्राइसेस शूट अबव $100, और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ गैस के प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए, और आज के दिन पर गैस के प्राइसेस 5 टाइम्स ऑफ प्री वॉर प्राइसेस पे पहुंच चुके हैं, और इसी के साथ फूड ग्रेन्स भी महंगे हुए। फूड ग्रेन्स पे क्यों असर पड़ा? बिकॉज रशिया एंड यूक्रेन आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। वॉर स्टार्ट होते ही अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर बहुत हार्श सैंक्शंस लगाए, इतने हार्श कि रशिया को वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम से भी बाहर कर दिया गया, जिसे हम स्विफ्ट बैन कहते हैं। और रशिया ने भी रिस्पॉन्ड किया। रशिया ने यूरोप की गैस सप्लाईज को कट कर दिया। नॉर्थ स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन, जो रशिया और रेस्ट ऑफ द यूरोप के बीच में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है, उसमें गैस फ्लोज को 20% तक कम कर दिया गया। इससे यूरोप पे क्या असर पड़ा और रशिया पे क्या असर पड़ा, यह हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि यूरोपियन देशों पे इसका क्या असर पड़ा। यूरोप में जो नेचुरल गैस है दैट इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप जानते ही होंगे कि यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है, तो नेचुरल गैस घरों को गर्म करने में काम आती है, ऑफिस को गर्म करने में काम आती है, खाना बनाने के लिए काम आती है एज अ कुकिंग गैस, और फैक्ट्रीज को पावर देने के काम आती है। लेकिन इस बार जबकि सर्दियां यूरोप में आने वाली हैं, यूरोपियन नेशंस आर डेंजरसली शॉर्ट ऑफ द नेचुरल गैस। जो यूरोप का करंट स्टॉक पाइल है वो 50% से भी कम रह गया ऑफ द फुल कैपेसिटी। इस साल बढ़े हुए प्राइसेस की वजह से यूरोपियन हाउस होल्ड्स को बहुत ज़्यादा गैस के बिल्स देने पड़े। जो बिल्स कभी 800 या 900 यूरोज हुआ करते थे वो 2000 यूरोज के आसपास पहुंच गए। यूरोपियन कमोडिटी मार्केट में गैस 10 गुना ज़्यादा प्राइस पे बिक रही है इन कंपैरिजन टू अवेलेबल इन यूएसए। यूरोपियन गैस प्राइसेस ऑलमोस्ट 5 टाइम्स शूट कर गए हैं इन कंपैरिजन टू द प्री वॉर कंडीशंस। यहां हम देखते हैं कि यूरोपियन नेचुरल गैस प्राइसेस कैसे चेंज हुए। ये डेटा है दिसंबर 2014 से। यहां हम देखेंगे पर मेगावाट आवर गैस जनरेट करने के लिए कितना खर्च आता था। दिसंबर 2014 में वो खर्च था 21.30 यूरोज, और आप देखेंगे 2019-2020 के आसपास ये प्राइसेस भी बहुत नीचे गिर गए। ये प्राइसेस नीचे गिर गए पेंडेमिक की वजह से, और सितंबर 21 आते आते ये प्राइसेस शूट कर गए अप टू 71 यूरोज। और आगे हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। जहां हम सितंबर में 71 यूरोज की बात कर रहे थे, वो अगस्त 2022 आते आते 600 यूरोज पे पहुंच गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये ट्रेंड एनर्जी फ्यूचर्स का है। फ्यूचर्स शायद समझना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सपोज आप एक दुकानदार के पास जाते हैं और आप उसे बोलते हैं कि आपने मुझे गैस सप्लाई करनी है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, और वो आपको बोलता है कि आपको ₹50 हर मंथ मेरे को पे करने हैं। अब वहीं सोचें, एक दिन आप जाते हैं उस दुकानदार के पास और वो कहता है कि मैं आपको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए गैस सप्लाई करूंगा, बट आई विल चार्ज ₹5000 पर मंथ। तो ये हो गया फ्यूचर, कमोडिटी फ्यूचर्स। इस समय जो नेचुरल गैस के प्राइसेस है दैट्स अबाउट $1100 फॉर इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ ए बैरल ऑफ ऑयल। तो आप ये सोचिए कि कितने
ऊंचे प्राइसेस पर नेचुरल गैस इस समय ट्रेड कर रही है ऑन कमोडिटी मार्केट्स। जो यूरोप है अपने 60% सप्लाईज के नेचुरल गैस सप्लाईज के लिए रशिया पर डिपेंडेंट है। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो 90% तक गैस रिक्वायरमेंट के लिए रशिया पर डिपेंडेंट है। लेकिन ये डिपेंडेंस क्रिएट की हुई, इसे हम देखेंगे। देखिए, जब क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उठा तो सबसे पहले जो टारगेट थे वो थे यूएसए एंड यूरोपियन नेशंस, बिकॉज दीज वर डेवलप्ड इकोनॉमीज। और सबसे पहला इल्ज़ाम यूएसए और इन्हीं डेवलप्ड इकोनॉमीज पे लगा कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू टेक सम स्टेप्स अबाउट इट। उसी को देखते हुए यूरोपियन नेशंस ने कुछ स्टेप लिए। उन्होंने अपने हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल्स पे, जैसे कि ऑयल है, उस पर अपनी डिपेंडेंस कम की। और उनको ऑल्टरनेट कहाँ मिला? ऑल्टरनेट मिला उनको नेचुरल गैस के तौर पर, क्योंकि नेचुरल गैस एक चीप एंड रिलायबल प्रोडक्ट था कि इसके जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो कोल से आधे से भी कम थे। और ये पहले से ही क्रिटिकल रोल निभा रहे थे इन काफ़ी सेक्टर्स में, जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज। इन सेक्टर्स में पहले ही नेचुरल गैस का यूज़ हो रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल गैस सप्लाईज बहुत चीप रेट पे यूरोप में ही अवेलेबल थे। दैट इज रशिया दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर है और इसके कस्टमर्स मोस्टली आर इन यूरोपियन कंट्रीज ओनली। मोर ओवर, नेचुरल गैस को पाइप्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके लिए कोई शिपिंग रूट्स नहीं चाहिए, इसके लिए हैंडल करने के लिए बैरल्स नहीं चाहिए जैसे ऑयल को चाहिए, और इसको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इन ट्रेन्स और व्हीकल्स। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज को ये ऑयल का एक अच्छा ऑल्टरनेट लगा। फर्दर आगे चलते हुए यूरोपियन नेशंस ने अपनी डिपेंडेंस न्यूक्लियर फ्यूल से भी कम कर ली, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेरनोबिल डिजास्टर 1960s में पहले ही यूरोप में हो चुका था और यूरोपियन कंट्रीज एक और डिजास्टर नहीं देखना चाहते थे। तो यूरोपियन कंट्रीज ने यह रियलाइज किया कि जितने ज़्यादा न्यूक्लियर प्लांट्स होंगे उतने ज़्यादा न्यूक्लियर एक्सीडेंट का खतरा बना रहेगा। तो उन्होंने अपनी डिपेंडेंस फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी भी कम की और रिन्यूएबल एनर्जीज पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जैसे कि सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो इस वजह से यूरोप की रशिया के ऊपर डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई। अगर हम बात करें यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी की, जर्मनी के ऑलमोस्ट 60% गैस नीड्स रशिया से पूरा होते हैं और ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ ऑयल सप्लाईज रशिया से आती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यूरोप में इतना सीवियर क्राइसिस क्यों हुआ? एक तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ, क्या कुछ और भी इसके रीजंस हैं? हम उनको भी देखेंगे। यूरोपियन कंट्रीज हर साल सर्दियों से पहले अपने नेचुरल गैस रिजर्व्स स्टोर करके रखती हैं, जो कि वो सर्दियों में कंज्यूम करती है और गर्मियों में रिफिल हो जाते हैं। लेकिन इस बार यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से वो रिजर्व्स फिल नहीं हो पाए। उल्टा यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए गए और इसके जवाब में रशिया ने अपनी पाइपलाइंस को बंद कर दिया। इस वजह से यूरोप के जो नेचुरल गैस के भंडार थे वो इस बार नहीं भर पाए। इसके अलावा यूरोप में इस बार अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव देखी गई। यूरोप में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से जो वाटर रिजर्वायर्स थे उनका पानी सूख गया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कम रही। गर्मी की वजह से विंड पावर जनरेशन पर भी फर्क पड़ा, क्योंकि मौसम काम रहा, बहुत ज़्यादा हवाएं नहीं चली और जो एवरेज विंड पावर यूरोपियन कंट्रीज में जनरेट होती थी इस बार उससे कम रही। इस बार यूरोपियन कंट्रीज ने अपने कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन को भी स्टार्ट करने की कोशिश की। कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन के लिए चाहिए कोल। यूरोप में राइन रिवर को रिवर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह यूज किया जाता है, लेकिन इस बार गर्मी की वजह से राइन रिवर का जो लेवल है वो भी बहुत कम रहा। इसकी वजह से कोल थर्मल पावर स्टेशन पे नहीं पहुंच पाया। वैसे तो कोल रोड और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भी पहुंचाया जा सकता था, लेकिन ये एक बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन है। अब हम देखेंगे कि यूरोपियन इकोनॉमी फ्यूचर में कैसे इफेक्ट हो सकती है फ्यूल क्राइसिस की वजह से या एनर्जी क्राइसिस की वजह से। ये बात तो आपको पता ही होगी कि यूरोप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है और वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। सर्दियों में टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। तो सबसे पहले फ्यूल की रिक्वायरमेंट यूरोपियन घरों में है, घरों को गर्म करने के लिए। दूसरा है, यूरोपियन कंट्रीज एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चल रहे हैं कि अगर यूरोप
अपनी गैस पाइपलाइन टोटल बंद कर देता है, तो वो क्या करेंगे? अगर ऐसा होता है तो यूरोपियन कंट्रीज़ को रेशनिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को एरियाज़ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि वो कहाँ सबसे पहले एनर्जी देंगे, और इसका सीधा असर इंडस्ट्रीज पर पड़ने वाला है। क्योंकि अगर एनर्जी रेशनिंग होती है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी घरों को गर्म रखने के लिए। अगर घरों को गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है और इंडस्ट्रीज को कम एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो इंडस्ट्रियल आउटपुट कम रहेगा। दूसरी बात है कि जैसे जैसे सर्दियां आएंगी और एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, वैसे ही इसका एनर्जी का रेट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। एनर्जी का रेट ज़्यादा बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे यूरोपियन इंडस्ट्रीज को अपनी प्रोडक्शन को कट करना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम रहता है तो इसका डायरेक्ट असर यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी पर पड़ेगा। और अगर फ्यूल कॉस्ट इसी तरह बढ़ते रहे तो हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट या रेशनिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा वहाँ के गरीब लोगों पर, क्योंकि गरीब लोग एनर्जी कॉस्ट को बेयर नहीं कर पाएंगे, और वो बेयर नहीं कर पाएंगे और अगर सब जीरो टेम्परेचर पर उनको विदाउट हीटिंग रहना पड़ा, देन इट वुड लाइकली कॉज डेथ्स अमंग पुअर एंड वनरेबल पॉपुलेशन। अगर एनर्जी रेशनिंग होती है सर्दियों में तो उसकी वजह से कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में फूड सप्लाई का भी इशू क्रिएट हो जाएगा। और अगर रशिया यूक्रेन वॉर इसी तरह लंबी चली और रशिया ने नेचुरल गैस सप्लाई को रोक दिया और यूरोप में नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो इंडस्ट्रीज विल स्टार्ट शिफ्टिंग आउटसाइड यूरोप, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो वहीं शिफ्ट हो जाएंगी जहां पे उनको चीप लेबर और चीप पावर मिलेगा। इस क्राइसिस की सीवियरिटी का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि कुछ एनालिस्ट ने कहा है ब्रिटेन के जो नागरिक अपने घरों में हीटिंग अरेंजमेंट के लिए 1200 पाउंड तक पे करते थे हर साल, उन्हें इस साल 4200 पाउंड के आसपास भी पेमेंट करनी पड़ सकती है। अगर एनर्जी की शॉर्टेज रहती है तो रेल सर्विसेज पर भी इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज रेलवेज इज द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल यूजर्स ऑफ पावर। जर्मनी जैसा देश जो कि एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस माना जाता है, अगर वहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एनर्जी नहीं मिली और ये रशिया यूक्रेन वॉर लंबी खिंचती जाती है तो जर्मनी एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री प्रेफर करेंगी उन कंट्रीज में शिफ्ट होना वेयर देर इज नो डर्थ ऑफ चीप पावर। और जर्मनी में इसका इफेक्ट दिखना भी स्टार्ट हो गया है। 30 साल में पहली बार जर्मनी हैड ए डेफिसिट इन ट्रेड ऑफ गुड्स। जर्मनी के इंपोर्ट ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू इट्स एक्सपोर्ट, क्योंकि यूरोपियन देशों को अपनी कंट्री को खड़ा रखने के लिए एनर्जी चाहिए, तो यूरोपियन देश दूसरे एनर्जी सोर्सेज के तलाश में निकले और जो ऑल्टरनेट नेचुरल गैस का ऑल्टरनेट मिला वो था एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। बट ये भी गौर करने की बात है कि यूरोपियन देशों ने ही इंडिया और चाइना जैसी इकोनॉमीज को, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनको ऑयल से या हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल से दूर जाने को बोला। और आज की डेट में इंडिया एंड चाइना आर वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ एलएनजी, क्योंकि यूरोपियन देश भी उसी एलएनजी को इंपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इंडिया और चाइना, जिनको दबाव डाल के उन्होंने हाइड्रोकार्बन से एलएनजी पे लाया था, वो आज की डेट में उनके कॉम्पिटिटर बनकर खड़े हैं। अगली चीज, यूरोप अपने लिए ऑल्टरनेट एनर्जी सप्लाईज के सोर्सेज तो ढूंढ रहा है, जिसमें एलएनजी सबसे आगे है, लेकिन यूरोप के पास इंपोर्टेड गैस को रीगैसिफाई करने का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है। अगर ये एलएनजी को यूएसए या कतर, जो कि एलएनजी के दुनिया में सबसे बड़े सप्लायर हैं, अगर वो एलएनजी यूरोपियन शोर्स पर पहुंचा भी देते हैं तो भी उसको रीगैसिफाई करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। रीगैसिफाई करने के बाद उसको शोर से या रीगैसिफाई प्लांट से कंट्री के इंटीरियर्स में पहुंचाना एक और चैलेंज होगा, क्योंकि यूरोप इसके लिए तैयार नहीं है। अब हम देखेंगे कि रशियन गैस को रिप्लेस करना यूरोपियन कंट्रीज के लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। देखिए, यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो लॉन्ग टर्म से ज्यादा शॉर्ट टर्म की है, क्योंकि सर्दियां आने वाली है, विंटर इज कमिंग। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और यहां ठंड बहुत होती है, सब जीरो टेम्परेचर्स रहते हैं।
और सर्दियां स्टार्ट होने से पहले यूरोप को विंटर्स के लिए तैयार होना है, और इस तैयारी के लिए उनके पास ऑप्शंस बहुत कम रह गए। रशियन गैस यूरोप को नॉर्ड 1 गैस पाइपलाइन के थ्रू पहुंचती है, जो कि 2012 में बनी थी, और इसको बनने के लिए 6 साल लगे थे। इसीलिए अगर यूरोपियन देश कहीं से गैस का सोर्स ढूंढ भी लेते हैं तो उसको इमीडिएटली अपने कंट्रीज या अपने हाउस होल्ड तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में टाइम लगता है। इसके अलावा जो दुनिया के बड़े गैस एंड ऑयल सप्लायर हैं वो पहले ही सैंक्शंस के लिस्ट में है, जिसमें ईरान और वेनेजुएला है। तो यूरोप के लिए इन 2 देशों से भी एनर्जी परचेज ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। एलएनजी को यूरोप पहुंचाने के लिए न्यू शिपिंग रूट्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे, और यूरोपियन कंट्रीज पर अपने लोगों का और दूसरे देशों का भी प्रेशर है कि वो अपने क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स पर बैक ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कश्मकश में सिर्फ यूरोप का ही नुकसान है, रशिया का भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने यूक्रेन का सपोर्ट किया इन रशिया यूक्रेन वॉर, तो व्लादिमीर पुतिन एक आर्म ट्विस्टिंग स्ट्रेटेजी को अपनाए हुए हैं। शायद व्लादिमीर पुतिन का यह मानना है कि अगर ये एनर्जी क्राइसिस बना रहा तो यूरोपियन लोग अपने गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट रिबेल कर देंगे और नई गवर्नमेंट्स आएंगी, जो कि रशिया को प्रोसिक्यूट करने के पीछे ध्यान कम होगा, और उन गवर्नमेंट्स की ज़्यादा कमिटमेंट होगी कि फ्यूल शॉर्टेजेस को ख़त्म किया जाए। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं दिख रहा है, और हमें यह भी रशिया को यह भी सोचना पड़ेगा कि रशिया यूक्रेन वॉर कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। जब तक ये वॉर ख़त्म होगी, यूरोप के पास नए सोर्सेस ऑफ एनर्जी होंगे और उनकी डिपेंडेंस रशिया पर से कम हो चुकी होगी। फिर रशिया को नए बायर्स की तलाश में निकलना पड़ेगा, जो मोस्टली होंगे एशिया में। लेकिन एशिया में गैस पहुंचाने के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, जिसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट लगेगी, और लॉन्ग टर्म में रशियन इकोनॉमी पर इसका बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे यूरोपियन कंट्रीज नए सोर्सेज को लेकर स्टेबलाइज होती जाएंगी, वैसे ही उनकी डिपेंडेंस रशियन ऑयल या रशियन गैस पर कम होती जाएगी, और लॉन्ग टर्म में रशिया को इसका बुरा इफेक्ट झेलना पड़ सकता है। तो लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि रशिया एंड यूरोपियन कंट्रीज इकोनॉमी का सहारा लेते हुए एक दूसरे कंट्रीज के लोगों पर मिजरी डाल रहे हैं, मिजरी एक्सर्ट कर रहे हैं in an attempt to get what they want. We can only hope that good sense will prevail on both sides, और इस युद्ध का जल्दी से जल्दी अंत हो, ताकि ग्लोबल इकोनॉमी जो पेंडेमिक की वजह से वैसे ही काफ़ी नीचे जा चुकी है, उसमें कुछ सुधार हो सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।